नमस्कार। इस स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024 जो आम बजट पेश हुआ है कल 23 जुलाई को। उसके बारे में हम बात करेंगे। जीके का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीके और करंट अफेयर्स का। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो केंद्रीय बजट अभी आया है, इसके बारे में बात करेंगे और क्यों ये आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2024, पहले इसके बारे में विवरण जान लेते हैं। तो ये आम चुनाव क्या होता है? यूनियन बजट। देखिए, इसी साल लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो लोकसभा इलेक्शन के पहले एक अंतरिम बजट पेश किया गया। जिस भी साल लोकसभा होते हैं उसके पहले एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है, इंटरिम बजट। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद, ये आम चुनाव के बाद, ये पहला जो सरकार गठन हुआ उसके बाद का ये पहला बजट है। तो पहला बजट है, इसलिए ये फरवरी के बजाय जुलाई में आया। तो आम बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, वित्त मंत्री रहते हुए 7वीं बार बजट पेश किया। तो कल उन्होंने बजट पेश किया संसद में। तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार का ये 11वां पूर्णकालिक बजट है। तो जब एनडीए की सरकार बनी 2014 से, उसके बाद से अभी तक ये मिला के कुल ये 11वां एक कंप्लीट बजट है, जिसको आम बजट कहा जाता है, यूनियन बजट कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो जो सबसे पहला बजट था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये सब। तो उस समय जो थे वित्त मंत्री आर के शंमुखम चेट्टी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। उस समय जो पहला बजट पेश हुआ था आज़ादी के बाद, 26 नवंबर 1947 को। हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बजट का, वो भी देखेंगे आगे। अगर संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो इसके अनुच्छेद 112 में इसका परिभाषित है कि जो विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो यूनियन बजट का संबंध है अनुच्छेद 112 से, जिसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इस बार के बजट के बारे में बात करूँ तो रोजगार, कौशल, एमएसएमई या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया एज पर बजट। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। अब सभी कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। स्टार्टिंग यहीं से होता है। जो ऋण को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां हैं बजट का, वो है 32.07 लाख करोड़ रुपए। कुल व्यय जो है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो जो बजट पेश हुआ है, जो रकम है बजट का, वो यही है 48.21 लाख करोड़ रुपए। सकल कर प्राप्ति यानी कि टैक्स जो ये प्राप्त हुआ है 25.83 लाख करोड़ है। वित्तीय घाटे यानी कि फिजिकल डेफिसिट, ये जीडीपी का 4.9% यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% है वित्तीय घाटा। केंद्रीय बजट में विकसित भारत की दिशा में कुल कितने प्राथमिकताएं को शामिल किया गया है, यानी कितने प्रायोरिटीज़ हैं विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9। कुल 9 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है विकसित भारत के लिए केंद्र बजट में। वो 9 कौन कौन से हैं? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और सबसे आखिरी जो है अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये नौ क्षेत्र हैं, ये 9 प्राथमिकता है जिसको बजट में रखा गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। अगर हम बात करें तो कर राहत में क्या क्या स्लैब चेंज हुआ है, तो अगर आय है 0 से 3 लाख रुपए सालाना, तो वो शून्य कर में रहेगा। 3 से 7 लाख रुपए 5%, 7 से 10 लाख रुपए है तो 10%, 10 से 12 लाख रुपए तो 15%, 12 से 15 लाख रुपए तो 20%, और 15 लाख से अगर अधिक है तो 30%। तो ये कर का जो स्लैब है, टैक्स स्लैब है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख क्षेत्र का व्यय कितना है? रक्षा क्षेत्र का 4,54,773 करोड़। अगर हम मंत्रालय की बात करें तो 6.29 लाख करोड़ सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। उसके बाद सड़क और परिवहन मंत्रालय को दिया गया। लेकिन जो व्यय का बात है उसमें ग्रामीण क्षेत्र दूसरे नंबर पे है, 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां 1,51,851 करोड़। गृह मामले यानी कि होम अफेयर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ 1,50,983 करोड़। इसमें आपको याद रहे कि सबसे ज़्यादा रक्षा का है, और मंत्रालय के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है।
कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। माफ़ कीजिए। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो जो नंबर है वो आपको ध्यान रखना है। कौशल विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए केंद्र प्रायोजित नई योजना दी जाएगी। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं तरुण श्रेणी, जो शिशु किशोर तरुण होते हैं मुद्रा लोन में। तो तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया जाएगा जिन्होंने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। उसके बाद 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजना तैयार की जाएगी शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना लागू की जाएगी। फिर हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 3.4% उसका प्रावधान लाया गया है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी निधि सौंपा गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% यानी कि कस्टम ड्यूटी 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक के 1 महीने का वेतन जिस 3 किस्तों में दिया जाएगा। सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी को 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला क्षेत्र से जारी किया गया है बजट में। अब बजट में ये देखिए कि केंद्रीय राजस्व एवं व्यय कहाँ कहाँ जाता है, रुपया आता कहाँ से, जाता कहाँ से। तो 1 रुपये को अगर कंसिडर किया जाएगा तो उधार और अन्य देयताएं 27 पैसे, निगम कर 17 पैसे, आयकर 19 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे, जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। ठीक है, रुपया जाता कहाँ अगर 1 रुपया कंसिडर किया जाएगा तो केंद्र प्रायोजिक योजनाएं 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, ब्याज अदायगी 19 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21 पैसे, पेंशन 4 पैसे और अन्य व्यय 9 पैसे। तो ये 1 रुपया का ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसे किस क्षेत्र से आते हैं, तो उधार और अन्य देयता यानी कि जो डेट होता है और टैक्स, डेट और टैक्स से 27 पैसे सबसे ज़्यादा आते हैं। रुपया सबसे ज़्यादा जाता किधर है, 21 पैसे। स्टेट के शेयर में जो राज्य को केंद्र सरकार देती है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 21 पैसे। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखना है, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से आता है पैसा और सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जाता है पैसा। तो ये था एक विवरण आम बजट का, जो कुछ भी परीक्षा के लिए है जरूरी वो इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। आप बाकी की वीडियो इस चैनल पर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।